नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनिका अब यहाँ पर बूढ़े किंग के पैलेस में आ जाती है और इधर गुलेरिया हाउस में आकाश काफी ही जोर से चिल्लाए जा रहा था। आकाश गुस्से से अपने हेड ऑफिस की तरफ जा रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ये अभी पापा कहाँ गायब हो गए हैं। ना उनका फोन लग रहा है और ना ही वो मेरे किसी भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई दे रहे हैं। अरे हद होती है यार इरिस्पॉन्सिबिलिटी की भी। इंसान को किसी चीज के लिए तो एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैं यहाँ पर अकेले ही सब कुछ संभाल रहा हूँ और कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं है। समझ में ही नहीं आता कि क्या इस पूरी की पूरी फैमिली को पालने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मैंने ही ले रखी है। क्या क्या करूं मैं। यहाँ का सब अपने मन में ही बातें करता हुआ ही बाहर जाने लगता है और इधर दूसरी तरफ भीमेश्वरी गांव में अब तक वो बूढ़ी अम्मा उन सभी को ही एक जगह पर लेकर आ गई थी, उन्हें दिखाने के लिए कि अनंता कौन थी। उसे देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आप ये हमें कहाँ लेकर आई हैं। अब धनंजय की इस बात पर अब वो बूढ़ी अम्मा कहती है, चुप रहो और चुपचाप अंदर चलो। अंदर जाओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। यहाँ पर वो सभी अब उस बूढ़ी अम्मा के इस जोर से इस बात को सुनकर अब वो उस औरत के पीछे पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि अब तक वो भी समझ चुके थे कि ये सच में बूढ़ी अम्मा उनसे बहुत ही नाराज है। वो जब भी कुछ भी कहते वो उन्हें ऐसे ही एक अलग से ही ओरे में जवाब देती थी। अब यहाँ पर एक घने जंगल को अब पार करते हुए वो सभी की नज़र अब उस जंगल से जा रहे कुछ घंटे के सफर के बाद वो सभी अब एक नदी के पार आ जाते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही वो नदी के पार जाते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ था। उस ब्रिज को देखकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, हम इस ब्रिज को अब कैसे पार करेंगे। ये तो हम सभी के वेट से टूट जाएगा, क्योंकि तुम लोग खुद ही देखो ना, ये ब्रिज कितना नाजुक सा है। इसे कैसे बनाया गया है, ये हमारा वजन सह ही नहीं पाएगा। महेंद्र की इस बात पर अब वो बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम सब चिंता मत करो। अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ आए हो तो यहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। बस जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे चलते रहो। इस ब्रिज पर हम सब एक साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ एक एक करके जरूर चल सकते हैं। इसलिए एक एक करके आओ और हाँ कोई भी गलती मत करना। ये कहते हुए ही वो बूढ़ी अम्मा अब उस ब्रिज पर आगे चलने लगती है। उन्हें जाते हुए देखकर तो अब से यहाँ पर धनंजय पीरामल भी अब बूढ़ी अम्मा के फुट स्टेप को ही फॉलो कर रहे थे। वो भी बस उनके हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पर एक एक करके सभी अब उस ब्रिज को पार कर देते हैं। यहाँ जबकि महेंद्र की जब बारी आई तो महेंद्र तो अपने हर एक कदम को डर डर कर रख रहा था, क्योंकि महेंद्र को तो पहले से ही लग रहा था कि ये ब्रिज तो किसी भी समय टूट जाएगा। लेकिन फाइनली अब यहाँ पर सभी ने ही उस ब्रिज को पार कर लिया था। जैसे ही उन्होंने वहां पर उस ब्रिज को पार किया तो वो देखते हैं कि ये कोई पुराना मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर बूढ़ी अम्मा उन सबको एक मंदिर में लेकर आ गई थी। जब वो उस मंदिर को देखते हैं तो ये दिखने में बहुत ही पुराना था, जिसे किसी ने कभी इस मंदिर की मरम्मत ही ना कराई हो। ये भी बिल्कुल जैसे यहाँ पर वो एक अलग सा सुनसान सा घर था, वैसे ही इस मंदिर की भी हालत हो रखी थी। जैसे जैसे वो सभी अब इसके अंदर आते हैं तो वो सभी जब अंदर आते हैं तो यहाँ पर वो चारों तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर देखते हैं तो कहीं वहाँ पर चूहों ने अपना घर बना लिया था, तो कहीं ऐसे कुछ जानवर इधर उधर घूम रहे थे। ये सब देखकर तो अब महेंद्र से रुका नहीं गया,
क्योंकि आए हर बार महेंद्र कुछ न कुछ बोल रहा था। उसे यहाँ पर सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन राजीव, धनंजय, इनमें से कोई न कोई उसे चुप रहने के लिए कह देता था। लेकिन अब यहाँ पर ये सब कुछ देखकर अब महेंद्र पीरामल फिर से कहते हैं, अरे ये क्या है? अरे इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई भूत बंगला है। कितने ही यहाँ की हालत तो देखकर सच में मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि इस जगह को देखकर तो मुझे उस घर से भी ज्यादा डर अब यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर महेंद्र की इस बात पर अब करण गुलेरिया अब उसे कहते हैं, हाँ लगता तो वैसे है कि सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई आता तो शायद ये भी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया होता। अब करण की इस बात पर अब वो बूढ़ी अम्मा कहती है, सच सच कहा है तुम सभी ने। इस मंदिर में यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, अब इसकी कोई भी देखभाल नहीं करता है, क्योंकि इस मंदिर को किसी और ने नहीं बल्कि खुद अनंता ने ही बनाया था। पहले ये इतना बड़ा नहीं था, ये एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन जब पीरामल रियासत की नींव वहाँ फ्रांस में रखी गई, उसके बाद ही सिकंदर ने इस मंदिर को बहुत ही भव्य बनवाया था। लाखों भक्तों की भीड़ होती थी यहाँ पर। एक समय था जब यहाँ पर अगर एक तिल का दाना भी डाल दिया जाए तो उसे भी उठाना नामुमकिन होता था, इतनी भीड़ होती थी यहाँ पर एक बात, अब यहाँ पर उस बुढ़िया की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आप सभी कह रही हैं इस मंदिर के बारे में। माँ ने भी एक बार जिक्र किया था, उस वक्त मैं सच में बहुत ही छोटा था। कुछ धुंधली सी यादें हैं मेरे जहन में, लेकिन मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। जब महेंद्र की इस बात पर अब वो बूढ़ी अम्मा कहती है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें और भी दिखाती हूँ। इधर उस बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, देखो भाई, मुझे लगता है कि ये औरत हमें यहाँ पर इसलिए लेकर आई है ताकि हम सभी को हम सभी को यहाँ पर दफन कर सके, क्योंकि महेंद्र को तो अभी भी इस बूढ़ी अम्मा के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था। इवन वो जब से इस भीमेश्वरी गांव में आया था तब से उसे यहाँ पर डर ही डर लग रहा था। वो तो उसके साथ यहाँ पर राजीव गुलेरिया, धनंजय और करण गुलेरिया ये तीनों थे। अदरवाइज अगर महेंद्र को अकेले आना पड़ता तो वो तो कब का यहाँ से उल्टे पैर भाग चुका होता। अब यहाँ पर अब महेंद्र अब फिर से कहता है, मुझे लगता है हमें अभी ही यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, हमें और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सच में ये औरत हमें इसीलिए ही लेकर आई है ताकि वो हम सभी को यहाँ पर दफन कर दे। अब ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है, महेंद्र तुम चुप करो, तुम हमें भी मरवाओगे, बस चुपचाप आगे चलो। यहाँ पर अब वो सब बूढ़ी अब अम्मा कहती है, यहाँ पर आओ सभी। अब यहाँ पर सभी के सभी जैसे ही उसकी ये आवाज सुनते हैं वो सभी अब उसी तरफ ही जाने लगते हैं। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो औरत जमीन पर कुछ साफ कर रही थी, और वो सभी बस अब उस औरत को ही देख रहे थे कि तभी अब उन्हें एहसास होता है कि वहां तो कोई तस्वीर है। पहले उन्हें वहां पर बाल दिखाई दे रहे थे, फिर आंखें, फिर उसके गाल, होठ। जैसे ही अब उसके सामने वो पूरा का पूरा चेहरा आता है तो वहीं धनंजय, करण और राजीव, इन तीनों के मुंह से बस एक साथ ही निकल जाता है, अमृता रायकुला। ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल तो बस बाकी सबको ही देख रहे थे, और वो अब कहते हैं, ये तो अमृता रायकुला, लेकिन ये अमृता रायकुला कौन है? एक मिनट, याद आया मुझे। ये कहते हुए ही अब वो करण गुलेरिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये तो तुम्हारी बेटी का फेक नाम था ना? मेरा मतलब है कि डॉक्टर अमृता रायकुला। अब इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ था तो, लेकिन उसका नाम अनिका करण गुलेरिया है। अब उसकी इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, कहने में तुम गलती कर रहे हो, अब वो मिसेज अनिका रोहित मारवा है। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ बात तो ये भी सही है, लेकिन उसने अपना सरनेम चेंज नहीं किया है, उसका सरनेम आज भी अनिका गुलेरिया ही है, तो वो गुलेरिया है। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल फिर से कहते हैं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, कहने वो मेरे बेटे की वाइफ है, इसलिए मारवा परिवार का सरनेम भी हमेशा से ही अब उसके साथ होगा।
आई एम सॉरी मेरा मतलब है कि थी। अब ये कहते हुए ही अब धनंजय पीरामल की नजरें अब एकदम से झुक जाती है, तो वहीं करण गुलेरिया भी अब पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं। अब उन दोनों को इस तरह से खामोश होता हुआ देखकर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, चाहे वो अनिका गुलेरिया हो या वो अनिका गुलेरिया मारवा या फिर अनिका रोहित मारवा, जो भी कुछ हो ये सब बाद में डिसाइड कर लेना कि अनिका कौन है। अभी हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए हैं पहले उसे तो देख लो। यहाँ बूढ़ी अम्मा बस अब उस तस्वीर को ही देख रही थी, तो वहीं उसकी आंखें अब उस तस्वीर को देखते हुए नम थी। उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू अब उस तस्वीर पर गिर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उसकी आंखें इतनी नम हो गई थी कि अब वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। यहाँ धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया दोनों ही अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद वो सभी अब वहाँ पर नीचे बैठकर अब वो उस बूढ़ी अम्मा से कहते हैं, आप इन्हें कैसे जानती हैं। अब उसकी इस बात पर अब वो बूढ़ी अम्मा कहती है, ये ही तो है पीरामल रियासत की पहली रानी कविन अनंता। अब उस बूढ़ी अम्मा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, लगता है कि अम्मा आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम इनसे मिल चुके हैं और इनकी फोटो यहाँ क्या कर रही है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, शायद मुझे कुछ पता है। इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, तुम्हें क्या पता है अब इस बारे में, अब तुम भी बता दो। राजीव की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि मैंने सुना है कि इस दुनिया में एक जैसी शक्ल के 7 लोग होते हैं। अब इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जैसे दिखने वाले 6 और लोग होंगे। हाँ, अब करण की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, हाँ हो सकता है। यहाँ धनंजय पीरामल अब बूढ़ी अम्मा के पास बैठकर कहते हैं, ये कविन अनंता कौन है अम्मा, कहाँ से आई थी, क्या आप इनके बारे में कुछ और बता सकती हैं हमें। देखिए मैं आपसे उनके बारे में जानने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इन्हें जानता हूँ। धनंजय की इस बात पर अब वो बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम इन्हें कैसे जान सकते हो। अब उस बूढ़ी अम्मा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल फिर से कहते हैं, ये मेरे बेटे की नानी माँ थी। अब धनंजय की इस बात पर अब वो औरत कहती है, तुम फिर से झूठ बोलने लगे। हाँ, ये कहते हुए ही अब वो औरत अब अपनी छोटी छोटी आंखों से अब धनंजय पीरामल को गुस्से से देखती है। तो यहाँ अब करण गुलेरिया कहते हैं, आप एक बार हमारी बात पर यकीन तो कीजिए, क्योंकि हम कोई झूठ नहीं कह रहे हैं। जिस तरह से हम आपकी बात पर यकीन कर रहे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी हमारी बात सुनिए। इधर करण की ये बात सुनते ही वो बूढ़ी अम्मा अब अपनी जगह से उठकर दूसरी तरफ जाने लगती है, लेकिन वो सभी तो वहीं बस उस तस्वीर को ही देख रहे थे। यहाँ पर अब धनंजय पीरामल के दिमाग में तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो वहीं अब करण गुलेरिया के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। उन्हें इस तरह से देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके सामने जो तस्वीर है वो उसे सच माने, या फिर सालों पहले जो उनकी आंखों के सामने हुआ था वो उसे सच समझे। यहाँ राजीव के मुंह से तो अब निकल जाता है कि अगर ये पीरामल रियासत की रानी है तो फिर अपनी माँ के इलाज के लिए आयशा ने उस हंसराज मारवा से शादी क्यों की, क्योंकि ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि आयशा के पास पैसे नहीं थे अपनी माँ को ट्रीटमेंट के लिए, और उसी कंडीशन में ही तो उसने ना चाहते हुए भी हंसराज मारवा से शादी करनी पड़ी थी। अब यहाँ पर राजीव की इस बात पर अब करण गुलेरिया खामोश हो जाते हैं, और उनके मन में बस एक ही बात आती है कि कहीं आयशा के पिता जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं वो किंग ही तो नहीं। ये सोचकर तो अब करण गुलेरिया अब अपने मन में आए हुए ख्याल को अब नकारते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसके पिता किंग होते तो वो अपनी बेटी की जिंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं होने देते, क्योंकि किंग को तो सब चीज़ों का पता होता ना। और अगर वो आयशा उनकी बेटी होती तो वो किसी भी हाल में आयशा की शादी हंसराज मारवा से होने ही नहीं देते। और चलो शादी तो छोड़ो, शादी होने के बाद भी आयशा जिस तरह से मारवा हाउस से भी अलग रही थी, वो अपने बेटे से भी नहीं मिलती थी, तो वो कोई कम दुख नहीं था। इधर उसे अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ये पहेली तो और भी इन लोगों के लिए उलझती सी नजर आ रही थी।
यहाँ पर ये सभी अब तक अपने एक शौक से बाहर आए ही नहीं थे कि तभी उनके कानों में अब उस बूढ़ी अम्मा की आवाज आती है कि जरा इधर आना। अब उनकी उस आवाज को सुनते ही वो सभी अब फिर से अपने सेंस में आते हैं और वो सभी अभी उसी दिशा की तरफ देखने लगते हैं। इधर पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में यहाँ पर सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर टेबल पर आने के बाद अब अनिका कहती है कि नाश्ते की महक से ही पता चल रहा है कि इसे खुद आयशा माँ ने बनाया है। अब यहाँ पर अनिका की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं कभी तुम भी बना लिया करो, हमेशा उन्हीं के हाथ का खाना बना हुआ चाहिए तुम्हें। हाँ, इस बात पर अब हैरान होते हुए अब आयशा मारवा कहती है रोहित क्या हो गया तुम्हें? हाँ, आज से पहले तो तुमने कभी अनिका को किचन के काम करने के लिए कहा ही नहीं, तो आज क्या हो गया? आज तुम इस तरह से अनिका से नाराज क्यों नजर आ रहे हो? अब यहाँ पर आयशा की ये बात सुनते ही अब किंग अपनी बात को संभालते हुए ही कहते हैं नहीं, मेरा मतलब है कि कभी कभी तो बना ही सकती है ना, आपको भी तो थोड़ा दूसरा स्वाद मिलेगा। अब यहाँ पर इस बात पर अब अनिका कहती है अगर आप चाहते हैं तो मैं लंच प्रिपेयर कर दूंगी। अब अनिका की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है अरे नहीं अनिका बेटा, आप ये नहीं कर पाएंगी, आप यहाँ के किचन के बारे में नहीं जानती हैं, क्योंकि यहाँ किचन आज के ज़माने जैसा मॉडर्न नहीं है अनिका, बल्कि मेरी माँ यानी कि तुम्हारी नानी माँ के ज़माने का है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये जिम जाना तो आज के ज़माने का है, लेकिन आज की लड़कियों को तो ये पता भी नहीं है कि उनकी नानी दादी तो सिर्फ घर के काम नहीं करती थी, उन कामों में ही उनकी एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से हो जाती थी, जैसे 2 पत्थरों के बीच में मसाला पीसना और उसे घर पर ही बनाना। और तुम्हें पता है उस जमाने में लोगों को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी हर चीज़ साइंटिफिक होती थी। आयशा मारवा की इस बात पर अब अनिका कहती है हाँ माँ, आप ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे आपकी ये बातें तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं खाना बना लूँगी और आप भी तो है ना मेरी हेल्प करने के लिए। अगर मेरे से कुछ गड़बड़ हो तो आप उसमें मेरी हेल्प कर दीजिएगा। अब यहाँ पर अनिका की इस बात पर आयशा मारवा कहती है ठीक है अनिका, अगर तुम बनाना ही चाहती हो तो अब मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, क्योंकि अगर अब तुम्हारी यही इच्छा है तो। यहाँ पर ये सभी अब ये सब बातें करते हुए अब अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। और इधर अनिका अब आर्यन से कहती है तुम्हारा मन लग गया क्या यहाँ पर? इस बात पर अब आर्यन कहता है हाँ मॉम, मेरा मन तो लग रहा है, बट मैं आप सभी को बहुत ही मिस जो करता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बिजी रहता हूँ, यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है ना। अब आर्यन की इस बात पर अनिका कहती है हाँ, धीरे धीरे तुम यहाँ के माहौल में एडजस्ट हो ही जाओगे। कुछ देर के बाद जब सबका ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है तो अनिका कहती है मिस्टर मारवा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब अनिका की इस बात पर अब किंग कहते हैं इम्पोर्टेंट है क्या? अब उसकी इस बात पर अनिका कहती है हाँ, बहुत ज्यादा। यहाँ आयशा मारवा आर्यन से कहती है चलो आर्यन, आज मैं तुम्हें मैथ के सम सोल्व करते हुए ही देखूंगी। मोम और डैड को आपस में कुछ बात करनी है ना। अब उनकी इस बात पर आर्यन भी कहता है ओके दादी माँ। जहाँ एक तरफ आयशा और आर्यन दोनों ही आर्यन के रूम की तरफ जाने लगते हैं, तो वहीं किंग और अनिका दोनों ही यहाँ पर टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पर अनिका और किंग दोनों ही अभी किंग के रूम में आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों यहाँ पर अब किंग के रूम में आते हैं तो वहाँ पर अब अनिका दरवाजे को बंद कर देती है और अब वो किंग से कहती है हाँ, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। अनिका की इस बात पर अब किंग कहते हैं हाँ पूछो। अब उसकी इस बात पर अनिका कहती है माँ ने मुझे एक बार बताया था कि सालों पहले आप एक ड्रग को बना रहे थे जिसे आपने गोल्डन ड्रग का नाम दिया था, जिसे आम भाषा में अमृत भी कहा जाता था। अब अनिका की इस बात पर किंग कहते हैं हाँ, मैं उस ड्रग को नहीं बना पाया था। ये सुनते ही अब अनिका अपनी पॉकेट से एक पेपर को निकाल कर किंग की आंखों के सामने उसे खोल कर कहती है ये मिस्टर मारवा की ब्लड रिपोर्ट है, इसमें कुछ अननोन ट्रेसेस पाए गए हैं। मैं एक डॉक्टर ही नहीं, एक साइंटिस्ट भी हूँ। मैंने बहुत से ड्रग के बारे में पढ़ा है और मैं जानती भी हूँ, लेकिन मेरे पास बस उस ड्रग की इंफॉर्मेशन नहीं है जिसे आपने बनाया था।
और हो न हो मुझे शंका भी है। इस बात पर अब किंग कहते हैं तुम्हारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैं उसे बना ही नहीं पाया था, तो सोचो फिर वो इन्फॉर्मेशन कैसे होगी। मेरा वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। अब किंग की ये बात सुनते ही अनिका कहती है नहीं, मैं नहीं मानती, क्या उस एक्सपेरिमेंट में आप फेल हो गए थे। अब अनिका की इस बात पर अब किंग कहते हैं क्यों क्यों नहीं मानते तुम? अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम एक साइंटिस्ट भी हो, तो तुम्हें पता होगा ही ना कि तुम्हारा हर एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं होते तो उन्हें छोड़ ही दिया जाता है। अब किंग की इस बात पर अब अनिका फिर से कहती है वैसे तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं हूँ, लेकिन चलिए मैं आपकी बात मान भी जाती हूँ। तो फिर आप मुझे बताइए कि ये अननोन ट्रेसेस किस चीज के हैं जो मुझे रोहित के ब्लड में मिले हैं। अब अनिका की इस बात पर किंग कहते हैं वो तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। अब किंग की ये बात सुनते ही अनिका कहती है आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए मुझे सच सच बता दीजिए, मैं मिस्टर मारवा की पत्नी हूँ और सच जानने का मुझे पूरा का पूरा हक है। अनिका की इस बात पर अब किंग कहते हैं अगर ऐसा है तो जाकर अपने मिस्टर मारवा से ही पूछ लो ना, क्योंकि वो तुम्हें सब कुछ जानने का अधिकार है, तो अपने पति से ही पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो। किंग की इस बात पर अब अनिका कहती है देखिए मैं आपको कल सुबह तक का टाइम देती हूँ, अगर आपने मुझे सच नहीं बताया ना तो मैं फिर आयशा माँ को बता दूंगी कि आप उनके बेटे नहीं बल्कि उनके पिता हैं। अब अनिका की इस बात पर अब किंग कहते हैं सच में तुम कल की आई हुई लड़की मुझे धमकी दे रही हो? तुम मुझे ये बताओ कि मेरा बच्चा अलेक्जेंडर कहाँ पर है? अरे वो तुम्हारी मौसी के महल में तो नहीं है, उसे तुमने कहाँ पर रखा है? किंग की इस बात पर अब अनिका कहती है कि वो जहाँ कहीं भी है वो पूरी तरह से सेफ है और मैं उसकी माँ हूँ, उसके लिए मैं कोई भी गलत डिसीजन तो नहीं लूंगी। इसलिए हाँ बस इसी चीज से सेटिस्फाई रहो कि मैंने उसके लिए जो डिसीजन लिया है वो सही ही लिया है। अब अनिका यहाँ पर एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट वुमन की तरह किंग को फेस कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उसके सामने नॉर्मली, जैसे वो हमेशा से किंग के सामने नॉर्मली आते थे, वैसे तो किंग उसे उसके सवाल का जवाब देंगे नहीं। इधर अब अनिका की इस बात पर अब किंग कहते हैं मुझे अपने बच्चे से मिलना है। अब किंग की इस बात पर अनिका कहती है ठीक है, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद ही आप मिल पाओगे। ये कहते हुए ही अनिका दरवाजे को खोलकर वहां से बाहर रूम की तरफ जाने लगती है। और यहाँ किंग अभी अपने रूम में ही खड़े अभी भी यही सोचते हैं कि ये स्वाति मल्होत्रा की बेटी तो सच में बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई है। अरे वो कितने लंबे समय से यहाँ मेरे साथ रह रही थी, लेकिन तब तो मैंने इसका ये रूप नहीं देखा था। लेकिन सोचने वाली बात तो है ये कि आखिर रोहित के ब्लड में ये ट्रेसेज शो कैसे हो सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है। एक मिनट, कहीं इस अनिका को इसका फॉर्मूला तो नहीं मिल गया है ना, कि जिस फॉर्मूले की वजह से वो उसके इस ट्रेसेस की तरफ पहुंच गई हो। क्योंकि अगर नॉर्मल उसका कोई भी ब्लड टेस्ट होता तो उसमें इन ट्रेसेस का पाना इतना आसान नहीं था। ये सब कैसे हो गया, कैसे हो सकता है? उस फॉर्मूले के बारे में तो खुद स्वाति मल्होत्रा को भी कुछ भी पता नहीं था। और रोहित वो तो खुद से बताएगा नहीं, क्योंकि वो तो वचनबद्ध है। तो फिर ये लड़की कहाँ से कैसे यहाँ तक पहुँच गई? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अनिका अब इधर अपने रूम में पहुँच जाती है और अपने रूम में पहुँचने के बाद अभी वो यही सोचती है कि अब जब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो मुझे अब आलिशा से मिलकर उससे भी पूछना चाहिए कि आखिर दादाजी के रूम में उस वक्त आलिशा का क्या एक्सपीरियंस था। क्योंकि भले ही अनिका यहाँ पर अब अपने कामों में लग गई थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि अगर आलिशा को लग रहा था कि गुलेरिया हाउस में उस कमरे में कुछ था तो वहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसलिए मुझे राजमहल में जाकर एक बार आलिशा से भी पूछना चाहिए। मेरा मन कह रहा है कि वो मुझे जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बताएगी जिससे कि सरजी तक पहुँचना मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। हाँ, मुझे अपना ये काम करना ही चाहिए। और वैसे भी मैंने किंग को कल तक का टाइम दिया है, और वैसे भी वो ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास। मुझे लंदन जाकर उस केमिकल को भी तो फिर से बनाना है।
इसलिए अनिका यहाँ पर आलिशा से मिलने के जाने की सोच रही थी और इधर दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली के गुलेरिया हाउस में एक ब्लैक कलर की गाड़ी एंटर होती है। उसमें से एक औरत बाहर निकलकर गुलेरिया हाउस को ही देखती है और अब वो अपनी गाड़ी को वहां पर पार्क करने के बाद अब अपने कदमों को गुलेरिया हाउस के अंदर लेकर जाने लगती है। कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो अंदर जाती है तो वहां पर उसने नंदिनी भाभी दिखाई देती है और वो अब नंदिनी भाभी को देखकर अब उसकी तरफ ही जा रही थी और वो साथ के साथ कहती है, कैसी हो नंदिनी। अब अपना नाम सुनते ही नंदिनी जब उस औरत की तरफ देखती है तो वो बस उसे ही देखती रहती है। अब तक एक एक करके सभी वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही राजलक्ष्मी अभी अंदर आती है तो यहाँ पर शारदा कहती है, आपके लिए एक पार्सल आया हुआ था। अब यहाँ पर शारदा की इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, लेकिन मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगवाया है। एनीवे तुम ही इनका ख्याल रखना, मैं आती हूँ। ये कहते हुए राजलक्ष्मी अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है और यहाँ नेत्रा अब एक करके सभी से ही बातें करने लगती हैं। इधर फैमिली मेंबर से लेकर हेड सर्वेंट तक सभी से ही। कुछ देर तक ऐसे ही बातें करने के बाद नेत्रा अब अपनी जगह से उठकर कहती है, अच्छा आकाश मैं चलती हूँ। अब नेत्रा की ये बातें सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है, नाइस टू मीट यू एंड थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग माई प्रोजेक्ट। अब आकाश की इस बात पर अब नेत्रा कहती है कि इट्स माई ड्यूटी, आपके दादाजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये कहते हुए ही नेत्रा अब अपने कदमों को बढ़ा देती है कि तभी अब वहां पर सभी के कानों में ही पिंकी की आवाज आती है जो कि वहां पर पापा पापा चिल्ला रही थी। इस आवाज को सुनकर अब नेत्रा के कदम सहसा ही अपने आप रुक जाते हैं और पिंकी को ऐसे देखकर अब आकाश कहता है, क्या हुआ है पिंकी। अब आकाश की इस बात पर पिंकी कहती है, शारदा आंटी टॉप फ्लोर के रूम को साफ कर रही थी, वहां पर मैंने कुछ आवाजें सुनी है। पिंकी की इस बात पर अब आकाश कहता है, तुम भी अपनी बुआ की तरह बात को सुनकर ऐसा कह रही हो, क्योंकि पहले तो बेटा तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तुम्हारी बुआ ने ऐसा कहा है तो शायद तुम्हें भी अब ये भ्रम होने लगा ना। अब यहाँ पर अपने डैड की इस बात पर पिंकी कहती है, नहीं पापा मैंने खुद अपने कानों से सुना है, आप प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए ना। अब ये सुनते ही नेत्रा कहती है, अब अगर बच्ची ये कह रही है तो मेरे ख्याल से हमें एक बार चलकर देखना चाहिए। इस बात पर अब आकाश कहता है, देखिए मुझे नहीं लगता है कि वहां जाने का कोई भी मतलब है। अब आकाश की इस बात पर अब नेत्रा कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार चल कर देख लेते हैं ना, चलिए मिस्टर आकाश। ये कहते हुए ही नेत्रा अब अपने कदमों को एलिवेटर की तरफ बढ़ा देती है तो वहीं उसके पीछे पीछे अब आकाश और मयूर गुलेरिया ये दोनों ही अभी उस एलिवेटर से टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ श्रेया अभी पिंकी से कहती है, ये तुम्हारी और यश की कोई जरूर शरारत तो नहीं है ना। अब श्रेया की इस बात पर पिंकी कहती है, नहीं मम्मी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से किसी की आवाजें आ रही थी। वहाँ अब तक वो सभी अब उस टॉप फ्लोर पर आ जाते हैं तो वहीं नेत्रा अब अपने कदमों को देवराज गुलेरिया के रूम की तरफ बढ़ा देती है। अब तक एक एक करके सभी उस फ्लोर पर आ जाते हैं। यहाँ का सब नेत्रा से कहता है, मेरा यकीन कीजिए ये बच्चों की जरूर कोई ना कोई तो शरारत ही होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम यहाँ पर गुलेरिया हाउस में कितने सालों से रह रहे हैं, हमें तो आज तक ऐसी कोई भी आवाज़ तो सुनाई नहीं दी। इसलिए आप मेरी बात मानिए, हम वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आकाश की बातों को सुनकर लेकिन नेत्रा तो अभी यहाँ पर जानना चाहती थी कि आखिर सच में यहाँ पर क्या है, लेकिन आकाश फिर भी यही कहता है कि पिंकी और यश की हमेशा से ही शरारतें चलती रहती हैं और जरूर यश ने कुछ किया होगा, इसलिए शायद पिंकी ऐसा कर रही है, नहीं तो पिंकी कभी भी ये सब नहीं करती। अरे उन्होंने हमारे साथ जरूर कोई मजाक किया है।